देश सेवा बर मोहे हैं, शुभ कर्मन ते का बहु ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। माननीय चेयरमैन, मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर। आप उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री जी बैठे हुए आसपास में, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम, ये सिंसियरिटी है। बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर, माननीय कहाँ है हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। स्पीकर साहब, माननीय चेयरमैन जी, मैं जब जीत कर आया सबसे पहले मैंने माननीय श्री अंबेडकर साहब की मूर्ति पे नमन करना चाहा। मैं वहां गया तो वहां मूर्ति नहीं है, वहां से उठाकर पीछे कर दी गई कहीं। लेकिन ये लोग समझ लें कि ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अंबेडकर साहब की, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते। ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और उनको इस संविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते। लोगों ने बता दिया इनको कि आप संविधान नहीं बदल सकते, पूरी मेजॉरिटी नहीं दी इसीलिए इनको। और इसलिए मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। माननीय चेयरमैन जी, 22 तारीख को बजट पेश हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं। पहली बार आया हूं सदन में। जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहां खड़ा किया ले आकर, उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे एमपी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला, नए कपड़े मेले जैसे आया मैं। लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़ लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ये सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है। चश्मा राजनीति वाला लगाया हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। अपनी सरकार बचाने का फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला। पंजाब में जो बाढ़ आई इनको दिखी नहीं। गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार ने गारंटी दी थी 100 दिन की, ये 101 भी नहीं कर सके, 200 नहीं कर सके। ये उनकी 400 दिहाड़ी, उनका जो वेज है वो बढ़ा नहीं सके। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। जलंधर इंडस्ट्री पंजाब की डूब रही है। जलंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो डूब रही है। कुछ उसके लिए नहीं किया। हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। स्मार्ट सिटी जलंधर डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पानी गंदा आ रहा है, सड़कें खराब हैं, रेलवेज अंडरब्रिज की बात नहीं की। नशा, अभी राजा वड़िंग जी ने बोला नशा इतना फैल गया पंजाब में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। आदमपुर एयरपोर्ट का इन्होंने कहा था नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसका नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखेंगे, लेकिन आज तक नहीं। मैं वो भी मांग करता हूँ। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। माननीय चेयरमैन जी, 24-25 के जो बजट में एस्टीमेट दिए गए हैं उसमें 32 लाख करोड़ रुपए की आमदन दिखाई गई है और 48 लाख करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया है। 16 लाख करोड़ का घाटा है
आमदन और खर्च में। जिस घर का 16 लाख करोड़ का घाटा होगा एक साल में, उसकी बर्बादी तय है और ये बीजेपी वाले तय कर रहे हैं। और मैं 14 लाख करोड़ इस साल कर्जा लेने की बात की गई है, 14 लाख करोड़। अगर ऐसे हर साल कर्जा लेंगे देश कहां जाएगा? आज देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो रहे हैं और बीजेपी ये हालात पैदा करने के लिए जिम्मेवार है। और ये कहते हैं कि जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे 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 फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो। गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाथ पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर, मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं, पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देश द्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? सुन लो भैया, सुन लो, सुन लो। माननीय चेयरमैन जी, मैं पंजाब के एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी पढ़ाई सारी सरकार ने की। आज तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान और जो हमें स्कॉलरशिप मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है और ये देन कांग्रेस पार्टी की है। और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई, सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया वो किया, स्कॉलरशिप में जो केंद्र का 90% हिस्सा था उसको 60-40 की रेशो पे ले आए और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने। और आज भी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप जो गरीब लोगों के बच्चों को मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं इस सरकार द्वारा। ये दलितों के पेट पर लात मार रहे हैं। और मिनॉरिटी के भी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप इस सरकार के द्वारा बंद कर देंगे। जब ये सरकार बनी 2014 में तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मापदंड देश के सामने देश की इकोनॉमी को देखने के लिए रखे। एक रखा डॉलर की कीमत, दूसरा रखा पेट्रोल और डीजल की कीमत। और मैं आपको माननीय चेयरमैन जी ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई है 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपये बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होने से जो रुपया गिरा उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था
क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना होगा आपको। देश जवाब मांग रहा है, समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था, जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देश डूब रहा है। तो पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपये बढ़ गई हैं। पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें 35 रुपये बढ़ गई हैं, जबकि पिछले जो मनमोहन सिंह का समय था उससे क्रूड ऑयल की कीमत $20 प्रति बैरल कम हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पेट्रोल बढ़ रहा है या आपकी कंपनियों की, आपके आमदनियों की आमदन बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो? किसको दे रहे हो देश का पैसा? कहां जा रहा है पैसा? गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल कराने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपये प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपये सरकार को गए, और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है। और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक है, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला। वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे हैं। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं, और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी, और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है, और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो, और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह में काबज हुए,
और फिर सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे सदस्य हैं। कंप्लीट और करें। मैं बस एक बात करके बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी बतौर महिला फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त मंत्री महोदया को, कि इन्होंने 7 बार बजट पेश किया है, 6 बार बजट पेश किया है। साथ में बतौर कांग्रेस एमपी मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसे बड़ी मेहनत के साथ हमने तैयार किया। हमने कोई गारंटी इनकी सरकार की तरह, मोदी जी की गारंटी की तरह नहीं कहा, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जा जाकर लोगों को गले लगाकर उनकी दुख तकलीफ समझकर इस मैनिफेस्टो को सबके साथ मिलकर तैयार किया। और इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, अपनी गारंटी को साइड में रखा और हमारे मैनिफेस्टो को लागू किया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इस बजट को क्या बोलूं? कुर्सी बचाओ बजट बोलें, विकसित बजट नहीं लेकिन विचलित बजट बोलें, या फिर एक और जुमला बजट बोलें, क्योंकि फिर बार बार हमें जुमले नज़र आते हैं इसमें। आपने 4 लोगों की बात की, लेकिन ये 4 कौन लोग हैं? गरीब, महिलाएं, युवा, हमारा अन्नदाता किसान। लेकिन इनकी गिनती कैसे हो? क्या मालूम पड़े कौन क्या है? क्या मालूम पड़े कि ये योजनाएं किसके लिए बनाएं? क्या मालूम पड़े कि टारगेट ग्रुप कौन है? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, अगर आप सेंसस को सार्वजनिक नहीं करेंगे, राहुल जी ने, हमारे नेता ने मांग की कि सेंसस किया जाए, कास्ट सेंसस किया जाए, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे। एंड आई वंडर कि इसके बारे में इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन सर ये बजट है किसके लिए ये भी तो पता चले। क्या केवल 2 राज्यों को ही उन पर मेहरबानी हुई है, या पूरे देश पर भी कुछ नज़र डाली गई? ऐसा नज़र नहीं आता कि 2 राज्यों के अलावा कुछ दिखा हो, या फिर भाजपा शासित प्रदेशों के अलावा कुछ नज़र आता हो। सर, मुझे याद आता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री होते थे और उस समय हमारी सरकार थी और वो एनडीसी की मीटिंग में आते थे, अब तो खैर एनडीसी भी नहीं रहा, और वो हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे। अब शायद वो शब्द पूरी शब्दावली से निकल चुका है, कम से कम भाजपा की और सरकार की शब्दावली से निकल चुका है। लेकिन 2 राज्यों को भी मैं थोड़ा आगाह करना चाहूँगी। नीतीश जी तो हमारे साथ पुराने रह चुके हैं, 10वीं लोकसभा में थे, सब समझते हैं। नायडू जी भी बहुत अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इनकी बातों पर ना जाएं। आज बेशक लगता हो कि बहुत कुछ दिया है, लेकिन नज़र फेरते देर नहीं लगती, तो इसलिए उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगी। आज खुशियाँ मनाएं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगेगा सर। तो ये जो बजट पेश किया गया, इसमें जो इन्होंने गारंटी की बात की, शायद लोगों को विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए 303 से लेकर 241 पर आ गए। विश्वास पैदा करना इनका काम है, इन्होंने विश्वास खोया और तभी ये डाउनस्लाइड हुआ। आज के दिन भी जब बातें होती हैं बजट में, हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पर मेहरबान और बाकियों को दरबान बना दिया गया है। दरवाजे के बाहर खड़े रहो, अगर मेहरबानी होगी तो शायद आपको कुछ मिल पाएगा। सर, जब प्राकृतिक आपदा की भी बात होती है, भाजपा शासित प्रदेशों के लिए तो सेंट्रल असिस्टेंस की बात की गई बजट में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जब बात हुई तो एक्सटर्नल एजेंसीज़ की बात आ गई वहाँ पर कि उनके माध्यम से मदद की जाएगी। ऐसा भेदभाव क्यों? ये नहीं होना चाहिए और इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि आप सबके साथ ऐसे भेदभाव। और फिर एक बात और सर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और शायद जम्मू कश्मीर चुनाव की ओर जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली। इन राज्यों का जिक्र तक नहीं, 3 राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ, कुछ दिया तक नहीं। और दुख इस बात का है कि आज 3 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से केंद्र में,
एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि अंदरूनी इनकी क्या बातें होती हैं, वो तो खैर सार्वजनिक हो नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे राज्य का, हरियाणा का, कि 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमें हरियाणा को ये कुछ ना दे पाए हैं और नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। सर, किसान की बात है, किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। 2019-20 में जहां 4.97% था, इस बजट में आपने 2.74% करके छोड़ दिया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फार्मूला अपनाया है C2 प्लस 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि बढ़ाने के बावजूद जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार, उस समय गेहूं की एमएसपी हमने 119% बढ़ाई थी और धान की 134% बढ़ाई थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में केवल 47% गेहूं और 50% धान बढ़ाई गई है। तो इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नज़र आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, दुश्मन के किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। सर, आज हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है। ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। बेईमानी मैंने इसलिए कहा कि शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। नाबार्ड का फिगर है ये? मैं हाँ जी नाबार्ड। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफ़ी की। हर बात में आपने वादा खिलाफ़ी की। कौन सा साल था? 2021, और आज कौन सा साल आ गया है, कौन सा समय आ गया है। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है। किसान को आप उग्रवादी मत करिए, लेकिन आप उसको मजबूर मत कीजिए उग्र होने पर। और मजबूर और मजदूर दोनों बना दिया है आपने, किसान को, मजदूर को, किसी और ध्यान नहीं है। और इसके ऊपर एक और फसल बीमा योजना हमारे यहाँ अपने प्रदेश की मैं बात कर सकती हूँ। फसल बीमा योजना से आप किसान से पैसा तो ले लेते हैं प्रीमियम, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो सालों साल बैठा रहता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरवाना में 3 साल से किसान बैठा है मुआवजे के लिए, उसकी और कोई ध्यान नहीं। 3,40,000 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट मिला है बीमा कंपनियों को, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो वो दर दर भटकता रहता है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान धरने पर बैठा रहा। 736 किसान शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया, ना उन्हें कुछ देने की बात की। आज भी हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा है, मजबूर है, लोगों को आने जाने की भी तकलीफ है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते और वो उस बॉर्डर पर बैठा है। किसान क्या मांग रहा है? आप एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है। इस वादे को क्यों नहीं याद करते? किसान को जब तक आप लीगल गारंटी नहीं देंगे उसके एमएसपी की, तब तक आप किसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और ये किसानों से आप पूछ लीजिए, हम जिस अन्नदाता की आपने बात की, अगर अन्नदाता कमज़ोर होगा तो ये देश कभी आगे पनप नहीं सकता, ना किसी का विकास होगा और ना ये विकसित भारत हो सकता, अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में उनको लीगल गारंटी की बात की। अगर ये हमारा मैनिफेस्टो का ये बिंदु भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। सर, मज़दूरों की दयनीय स्थिति और ख़ास तौर से ग्रामीण मजदूर की जो स्थिति हो गई,
भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के 10 साल में मजदूरी वृद्धि केवल 1% हर साल की गई, उससे भी कम। और अगर मनरेगा की बात करें, मुझे दुख इस बात का हुआ कि मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस पूरे बजट में। और मनरेगा तो वो है जिसे आप पहले नकारते थे, फिर आपने समझा, आपने उसको अपनाया। बेशक हम पर कटाक्ष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को अपनाया, लेकिन अपनाया। और अगर कोई सेवियर था कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मनरेगा था। और आप आज मनरेगा को भूल गए हैं। मनरेगा बजट समय से याद ही नहीं रखते हैं। और गरीब को जब आप याद ही नहीं रखेंगे, मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। किसान का और ग्रामीण मजदूर का, खेती और मजदूर का चोली दामन का साथ है। आपने दोनों को भुला दिया है। देश कहाँ आगे जाएगा? केवल पूंजीपतियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने पूंजीपतियों को घुसा दिया, और वो भी बड़े बड़ों को। साइलोज वहाँ पर लग गए, वहाँ पे मजदूर भी। मंडियों में मजदूरों का बुरा हाल है। आज वो बेरोजगार हो गए हैं। आज उनको 2-3 हज़ार रुपया महीने का मिलता है। मजदूर और दयनीय हो गया है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए। ये देश भर की डिमांड है। और हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम 400 रुपया ज़रूर करेंगे। और ये होना चाहिए। सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को, कि न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। आप गरीब को भी 5 किलो अनाज देकर कृपया लाइन में ना खड़ा करें, उसे उसका हक दें, उसको ऊपर उठाने की बात करें। ना कि केवल आप कहते हैं कि 80 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं। तो क्या 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे? हमेशा गरीब रहेंगे और अमीर होता जाएगा, जीडीपी बढ़ता जाएगा। किसके लिए? केवल आंकड़ों के लिए। और सर, महंगाई की बात मुझे याद आती है। सुषमा स्वराज जी बहुत सम्मानित, हमारी पूरे सब उनको मानते थे, नेता थे, भाजपा की बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से थी। मुझे याद है जब बजट एक बार पेश किया गया और उसमें उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, और उन्होंने कहा, दादा आंकड़ों से पेट नहीं भरता। मैं ये याद दिलाना चाहूँगी सत्ता पक्ष को कि आंकड़ों से पेट नहीं भरेगा। गरीब को, युवा को रोज़गार चाहिए, गरीब को वेतन चाहिए। गरीब को केवल 5 किलो अनाज देकर आप पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में खड़ा मत कीजिए। महंगाई पर नियंत्रण लाइए। महंगाई पर नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ऑयल कंपनीज हैं उनका मुनाफा बढ़ता जाता है, लेकिन क्या आप आम उपभोक्ता को कोई राहत देते हैं? क्या किसान तक कोई राहत पहुंचती है? गरीब तक कोई राहत पहुंचती है? आज इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने पासिंग में कहा कि हम इसका इंतज़ाम करेंगे, लेकिन कैसे इंतज़ाम करेंगे? दाल, आपके सब्जियां सब इतनी महंगी होती जा रही हैं। क्या अनाज केवल एक है? केवल अनाज? क्या गरीब आदमी सब्जी या कुछ नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, आलू नहीं खाए, कोई सब्जी नहीं खाए, वो उस तक पहुंचता नहीं? पहुंचता है तो कितना महंगा मिलता है। तो प्याज नहीं खाती है। प्याज नहीं खाती है। चलो वो तो अपने खाने का अलग टेस्ट है, वो कोई बात नहीं। लेकिन गरीब आदमी तो प्याज और आलू खाता है ना, उसको तो कुछ और नहीं मिलता। ओह माय गॉड। अच्छा, तो आटे दाल का भाव पता होना चाहिए। और एलपीजी की जो आंसू आपने पहुंचने की बात कही थी, आज आंसू आपको महिलाओं के, बहनों के नज़र नहीं आते। शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा का स्तर जिस कदर गिरता जा रहा है, मेरे अपने राज्य में प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की संख्या में बंद होते जा रहे हैं, और लेकिन सरकार का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़कर ऊपर आए थे, और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप सरकारी स्कूल इस तरह से बंद करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट की बात कही, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को उठाया, और इन्होंने जो कहा, कोई जिम्मेवारी लेता क्यों नहीं है? जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, सरकार है। जिम्मेवारी अगर नहीं लेंगे तो देश आपको दिखा देगा, हमारा युवा आपको दिखा देगा। बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ILO के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 23% थी, चीन में 13%, पाकिस्तान में 11%, सीरिया जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर 22% है। तो हमारे यूथ का ये बदहाली क्यों हो रही है? आप स्किलिंग की बात करते हैं, क्या आपने प्राइवेट सेक्टर से पहले बात की? क्या वो आपकी बात को, आपकी स्कीम को, जिसको इतने विस्तार से और बहुत अखबारों में, मीडिया आप कंट्रोल करते हैं, मीडिया में इस कदर दिखाया गया, लेकिन क्या आपने उनसे बात की? और क्या गारंटी है कि एक बार वो आपकी स्कीम का फ़ायदा उठाकर 2-3 महीने में छुट्टी नहीं कर देंगे इन बच्चों की जिनको रोज़गार मिल रहा है? तो ऐसे कैसे बात बनेगी? हमने तो अपनी उसमें, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते तो पहली नौकरी पक्की का वायदा राहुल जी ने किया था, वो सुन लेते।
केंद्र में 10 लाख वैकेंसियां हैं, हरियाणा में 2 लाख वैकेंसियां हैं, उनको क्यों नहीं भरने की बात की जाती? और बैकलॉग है SC BC का, उनकी और आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बैकलॉग को भी तो भरिए। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा आएगा, वहाँ पर क्या आपने आरक्षण किया है? कहाँ जाएंगे हमारे लोग? रेलवेज़ में आपने जो सबसे बड़े डिफेंस रेलवेज़, यहाँ पर मिलता ही नहीं है, रोजगार ही नहीं मिल रहा है, आपने बंद कर दी हैं सब नौकरियाँ। तो हमारे लोग, युवा कहाँ जाएगा? स्किल इंडिया का क्या हुआ? आज के दिन बेरोजगारी इस कदर आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, और आपको अगर नज़र नहीं आता तो आपको आने वाले जो ये चुनाव होंगे इन राज्यों में आपको नज़र आ जाएगा। वैसे जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी आपको नज़र आ गया होगा। तो साथियों, जब बेरोज़गारी इतनी बढ़ती है तो गलत आदतें भी बढ़ जाती हैं। मेरे अपने राज्य में, मेरे अपने यहाँ सिरसा, हिसार, अम्बाला, पूरे हरियाणा में नशा बढ़ता जा रहा है। कहाँ हरियाणा था? हमारे यहाँ हम बोलते हैं देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। लेकिन आज के दिन हरियाणा तो ऐसा हो गया, ऐसा देश हरियाणा हो गया है जहाँ पे अपराध और नशे का ठिकाना बन गया है। कोई बेसमझ देश हरियाणा। सर 1-2 बिंदुओं पर और केवल मैं नज़र डालूंगी। अग्निवीर की बात है। अग्निवीर के खोखलेपन का पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने यहाँ पर इस सदन में किया है। सरकार कितने ही टॉल क्लेम्स करे, लेकिन असलियत अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। आपने 2 कैटेगरी बना दी है। अगर जो अफसर है और या जो साधारण जवान है सेना में, वो तो शहीद हो जाएगा, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। और जो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा केवल अग्निवीर कहलाएगा, केवल नाम मिलेगा उसे, और क्या मिलेगा? कैसे जाएगा वो? आप सेना के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे युवा के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे जवान के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सर, हरियाणा की आबादी देश की लगभग 2% है, लेकिन सेना में हमारा हिस्सा 10% के करीब है। आज के दिन आपने क्या इंसेंटिव छोड़ दिया हमारे युवाओं के लिए? कुछ नहीं छोड़ा। ये योजना पूरी तरह से युवा विरोधी है, जवान विरोधी है और सेना विरोधी है। हम डिमांड करते हैं कि आप अग्निवीर योजना को इमीडिएटली ख़त्म कीजिए और जय जवान जय किसान के नारे को फिर से बुलंद कीजिए। किसान को भी खुशहाल करिए, जवान को भी खुशहाल करिए। सर, SC BC की बात मैंने कही, ना बैकलॉग खत्म किया जा रहा है और ना नई नौकरियां मिल रही हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में कुछ इनके लिए है, और ना इनकी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ जो जिस तरह से नाइंसाफ़ी की जाती है, समय पर बच्चों को दिया नहीं जाता। हरियाणा में मेडिकल 9,000 से ज़्यादा, 10,000 के करीब स्टूडेंट थे, 3-4 साल से नहीं दी उनको स्कॉलरशिप। जब चुनाव आया तब आपने रिलीज़ की। इसमें भी राजनीति, गरीबों के साथ, हमारे SC BC के साथ भी राजनीति आप ऐसे करेंगे? क्या इतनी किल्लत है पैसे की कि आप गरीब से गरीब को उसकी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते? डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप से आगे बढ़े थे। डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे, वो कहाँ से आगे निकलेंगे? माननीय कहाँ से वो सदस्य, शाइन ये करेंगे? संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं है, इसका जवाब कैसे देंगे? सर, बजट है, सर बजट तो है, है। बजट में राज्य की अनदेखी हुई है सर। सही बात कहना सर, पड़ेगा। आपको भी राजस्थान से प्यार होगा सर। सर, आप अध्यक्ष हैं लेकिन राजस्थान से प्यार रखते हैं। राजस्थान विधानसभा सर, बोलूँगा। सर, आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान खत्म कर दी, सब प्लान बंद कर दिया और सारे फंड्स डाइवर्ट किए जाते हैं। अब 1 आध दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश में फंड्स डाइवर्ट कर दिए। किस चीज़ के लिए? गौशालाओं के लिए। गौशाला और SC ST का उससे क्या लेना देना? लेकिन SC ST के फंड्स आप गौशालाओं में दे रहे हो, तो ये कहाँ से ये डाइवर्जन हो रहा है? सरेआम डाइवर्जन हो रहा है। क्यों डाका डाल रहे हैं गरीबों के बजट पर, SC ST के बजट पर? सर, जहाँ तक कि हेल्थ की बात है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी गिरता चला जा रहा है, और पिछले समय में 2% के करीब आपने 2 साल बजट एस्टिमेट्स में और एक्सपेंडिचर में फ़र्क आ गया है सर, तो आगे वो गिरता ही चला जाएगा। और सर, आपकी कमिटमेंट हेल्थ सेक्टर में कोविड में देखा, लेकिन उसके बाद भूल गए। मैं एक और, आप सर बुरा नहीं मानना, अपना राज्य होता है, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। सर, हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आयुष यूनिवर्सिटी का, क्या हुआ उसका? आज तक एक पत्थर नहीं लगा है कुरुक्षेत्र में, एक पत्थर। माननीय वित्त मंत्री जी पता करें। और सर, सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर माननीय प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति महोदया ने रखा, वहाँ भी टेंडर तक नहीं हुआ है। तो कैसे होगा? ये हेल्थ के प्रति है। आप बच्चों के बारे में एक शब्द नहीं। कुपोषण सबसे ज़्यादा हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 2023 के मुताबिक 125 देशों में इंडिया की दर 111 है। पिछले साल 107 थी, इस साल 111 पर हम आ गए हैं। भूखमरी, कुपोषण बच्चों के लिए क्या हो रहा है? अब वर्किंग महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात अगर हमारी बात सुन लेते, राहुल जी ने प्रॉमिस किया कि हर गरीब परिवार में हम एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। अगर आप दे देते महिलाओं का तो अपने आप उद्धार हो जाता। थोड़ा सा सुन लेते, हमारी
थोड़ी बात मान लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, हमारे पास हैं, हमारे आइडियाज़ ले लें, सुझाव ले लें, तो देश का भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अब मंत्री हैं, बहुत बढ़िया उनके पास मंत्रालय हैं, लेकिन अगर शहरों की बदहाली, अब एक तो नाम बदलने का बड़ा शौक है, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि JNNURM राजीव आवास योजना रखा, नाम से आपको थोड़ी दिक्कत है, शायद नफरत है, तो वो नाम बदल दिए स्मार्ट सिटी। अब सर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में आप अगर 2 कदम पर है फरीदाबाद, इट इज़ एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। कहाँ से स्मार्ट सिटी है वो? किस हिसाब से? कचरे के ढेर हर जगह। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव, खुद कॉलीग वहाँ से मंत्री, वहाँ से MP, 2 दिन पहले उनका इतना बड़ा इंटरव्यू छपा था कि वहाँ पर क्या बदहाली है गुड़गांव में कचरा प्रबंधन की। आप उनकी ही बात सुन लें क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपस में कॉलीग्स जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहाँ पर कॉलीग की बात सुनेंगे, दूसरे फरीदाबाद में एक और कॉलीग हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी बात सुनेंगे। इन शहरों का तो थोड़ा आप कल्याण करिए। मैं जानती हूँ आप हताश हो चुके हैं हरियाणा की तरफ से, लेकिन हरियाणा के लोगों का 10 साल आपको मौका मिला, कुछ तो कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए हरियाणा का। पीठ मत दिखाइए हरियाणा में। अच्छा, स्वच्छ भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, भूल गए। वो ऐनक भी फेड हो गई जो गांधी जी की आपने ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी, वो ऐनक भी अब नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ, वो कचरे में ही शायद उसको भी लिप्त कर दिया आपने। सर रेलवेज़ माननीय मंत्री जी थे यहाँ भी, तो उनकी बात चलो मेरे कॉलीग बोल देंगे, मैं और ज़्यादा समय 1-2 मिनट और लेकर ख़त्म करूँगी। तो रेलवेज़ का भी जो हाल है हरियाणा में डिटेल में मेरे कॉलीग बता देंगे, लेकिन 1-2 बात ज़रूर कहूँगी कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने गुड़गांव फरीदाबाद के लिए जनवरी 16 में कहा था, ट्वीट किया था, आज तक कुछ नहीं। बल्लभगढ़ मेट्रो सैंक्शन हुई थी, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं, ना कोई प्रावधान, ना कुछ और, ना NCR का ध्यान, ना हमारे राज्य का ध्यान। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब प्रॉमिस हुआ था? 2019 में, लेकिन और 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कोई जिक्र नहीं, कुछ मालूम नहीं। सर न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर, हिसार के पास गोरखपुर है, न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पर आपने एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, खुशी है हमें, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें, किस स्टेज पर है, कब शुरू होगा, कब हम देखेंगे, कब हमें वहाँ से बिजली मिलेगी, उस न्यूक्लियर प्लांट का भी कुछ बता दें अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया, तो पता चलेगा। तो सर बस मैं अंत कर रही हूँ सर, 2 मिनट में हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको जाकर उसका फाउंडेशन, तो सर आज के दिन कोई और कुछ बचा नहीं है। यूथ ने आपको पनिश कर दिया, महिलाओं ने आपको पनिश कर दिया, आपने हमारे किसानों को इंसल्ट किया, उन्होंने आपको पनिश कर दिया, अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया, लेकिन सर बहुत दुख की बात है आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और सर हम आपसे केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं देश के लिए देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं, जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, MSP को लीगल गारंटी दीजिए और फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार केवल एक स्लोगन पर, ये स्लोगन की सरकार है ना, ये स्लोगन की सरकार है, तो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर बात करने के लिए मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इन 4 शब्दों में भारत की ताकत और महानता छुपी है। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग, इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमज़ोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय GDP और इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा, और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाए रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल, फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी, और वो थी सामाजिक एकता की। धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था, और मैं ये कहूँगी
कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, पैसा और सत्ता कुछ चंद ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूंगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियां की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है। सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नजरों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपए देते, 18,000 रुपए जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और हजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपए का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में शोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान आवास योजना, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि एडिशनल
3 करोड़ हाउसेज घर यहाँ पे इंक्रीज करके इस बजट में दे रहे हैं, लेकिन पंतप्रधान आवास योजना का टारगेट अभी तक महाराष्ट्र को नहीं मिला है, क्योंकि ये योजना जो है गांवठान जमीन पे घर बांधे जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि गांव में गांवठान जमीन है ही नहीं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि गांवठान जमीन नहीं है, गायरान जमीन ढूंढ के लाओ, हम आपको पीएम आवास योजना देंगे। अभी गांवठान जमीन लाएंगे कहां से? तो आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूं कि सारे कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गावरान जमीनें हैं गांव में, उनको गांवठान करके पंतप्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 1,40,000 रुपए इस योजना के लिए मिलते हैं, ये बहुत तुटपुंजी है, इसके लिए 2,50,000 दिए जाए पंतप्रधान आवास योजना के लिए। अध्यक्ष महोदय, मुद्रा लोन 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एम्बिशियसली मुद्रा लोन की घोषणा की थी। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो राशि है 10 लाख से लेके 20 लाख की, लेकिन मुद्रा लोन उस पीरियड में उन्हीं लोगों को मिले जिनकी सिफारिशें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी, जबकि सामान्य आदमी जो है, आम आदमी जो है, उसको ये लोन नहीं मिला था। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ये लोन दिया गया था। मेरी ये मांग है कि कोरोना के टाइम पे जो लाभार्थी मुद्रा लोन का कर्ज फेर नहीं पाए, उनके लिए जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए, तुरंत माफ किया जाए मुद्रा लोन का जो परत फेर करने का कर्जा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स जो दिए जाते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, बीड़ी कामगारों को, पावर लूम वर्कर्स को दिए जाते हैं, हमारी काफ़ी सारी महिलाओं को दिए जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस और चिट फंड्स पे के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है, इसीलिए ये बेहिसाब इंटरेस्ट इन लोगों से, गरीब लोगों से लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कल के बजट के स्पीच में हमारी अन्न धान्य सुरक्षा योजना जो है, अन्न सुरक्षा योजना जो यूपीए सरकार ने लाई थी, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई जिक्र नहीं किया। पिछले 10 साल से हमारे देश का जो गरीब है उसको एपीएल कार्ड धारक को अन्न धान्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 10 साल से करोड़ों लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और जैसे शैलजा जी ने कहा था, कुपोषण का प्रमाण जो है हमारे देश में बढ़ रहा है। गरीब लोगों से जानबूझ के एक फॉर्म, गिव अप सब्सिडी फॉर्म, जानबूझ के भरा जा रहा है, उनको बिना बताए कि अगर ये फॉर्म आप भरेंगे तो आपकी फूड सब्सिडी कट हो जाएंगी। ये जबरदस्ती उनसे ये फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि उनको इस योजना, जो कि कांग्रेस की योजना थी, उसका लाभ न मिले, और इसके वजह से ढेर सारे लोग भूखे हमारे देश में मर रहे हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से ये गुजारिश करती हूँ कि एपीएल कार्ड धारक को तुरंत इस योजना का लाभ मिला जाए और सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको धान मिला जाए। अध्यक्ष महोदय, कल के स्पीच में आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर बहुत प्यार जताया गया, मुझे उस बात से कोई कंप्लेंट नहीं है, पर महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्र प्रदेश के जताया गया? क्यों? क्योंकि उनको पिछले लोकसभा में कम सीटें मिली, या शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले इलेक्शन में उनको वो चुनाव हारने वाले हैं। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की नींव महाराष्ट्र में रखी गई थी। कणखर देशा, राकट देशा, दगडाचा देशा, महाराष्ट्र देशा, ये हमारे प्यारे महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है, लेकिन अफसोस है कि महाराष्ट्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र का इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, रेलवेज के बारे में बोलूं तो रेलवेज में स्लीपर कोच की संख्या जो है वो कम कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की संख्या बढ़ा रहे हैं। देश का जो आम गरीब आदमी है वो स्लीपर कोच से ट्रैवल करता है, वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से नहीं किया जाता है। मैं आपके माध्यम में से, मेडन स्पीच माध्यम में से गुजारिश करती हूँ कि स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी शोलापुर के कुछ मांगे रखती हूँ और मैं समाप्त करती हूँ। हमारे शोलापुर में एयरपोर्ट है लेकिन एयर सर्विस नहीं है। उड़ान स्कीम में आया गया है, लेकिन जानबूझ के वहाँ पे जो चिमनी थी, ऑब्स्ट्रक्शन था, वो तोड़ा गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे एयर सर्विस शुरू नहीं है। बोरामनी एयरपोर्ट है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फंड्स एक बार दिए गए, लेकिन फिर फंड्स नहीं दिए गए। मैं वित्त मंत्री से गुजारिश करती हूँ कि बोरामनी एयरपोर्ट के लिए फंड्स दिए जाए। मंगलवेढ़ा जो हमारा तालुका है, वहाँ पे जो इरिगेशन स्कीम है, वहाँ के 35 गांव जो है वो पानी से वंचित है। मैं विनती करती हूँ कि वो गांव के लिए भी आप इरिगेशन स्कीम जल्द से जल्द
अप्रूव करे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी विपक्ष की अवहेलना कर रही है कि हमें इतनी सीट्स मिली, जनता ने अस्वीकार किया, पर आपके 400 पार का क्या हुआ। पर मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हम स्वीकार करते हैं कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट्स नहीं जीत पाए। हाँ, हम हमारी बातें जनता को बेहतर तरीके से शायद नहीं समझा पाए, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए और इस देश के जनता के लिए। और आखिरी कुछ शब्द कह के मैं समाप्त करना चाहूंगी कि सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। Mr. Chairman, I want to thank the Honorable Finance Minister One second. Please hear him patiently. for Please. the employment-linked incentive scheme and other ideas incorporated in the early part of her speech. I'm particularly happy that she had an opportunity to read the Congress manifesto. And she picks the good ideas on page 11, page 30, and page 31. I would respectfully urge my honorable friends in the Treasury benches to read the Congress manifesto so that in your party, especially the External Affairs Minister, in your party meetings, you can persuade the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister to take some more ideas from our manifesto. We'll be very, very happy to support you if you take those ideas. Copying is not prohibited in this House. In fact, copying is encouraged, copying is rewarded in this One House. second. One second. If you address the chair, it will Copying give a is- soothing feeling to me also. And that will be more appropriate, Mr. Chidambaram. Copying is encouraged and copying is rewarded in this House, so please copy a little more. Sir, I have 4 major themes, and I think I should be able to complete my submissions on each theme in about 4 or 5 minutes. The first is jobs. Unemployment is the biggest challenge. The Center for Monitoring Indian Economy has estimated all India unemployment rate in June 2024 as 9.2%. It may have come down. Now, earlier there was a production-linked incentive. When you introduce the employment-linked incentive, it must be for some reason. And I suspect the reason was that the production-linked incentive scheme did not create the kind of jobs that you wanted to create. So will the Honorable Finance Minister tell this House what is the outcome of the PLI? Once we know the outcome of the PLI, we can look ahead to what can be expected of the ELI. In fact, from paragraphs 20, 21, and 22, read with paragraph 51 of her speech, neither I nor any of my learned colleagues are able to get a whole picture of the ELI. It seems to us that paragraph 20 talks about the same target industries like paragraph 21, and paragraph 21 talks about the same target industries as paragraph 22. But in paragraph 51, we were suddenly let down when you said only 500 industries are selected. The numbers don't gel, the numbers don't match. Anyway, you have a ELI. It's an interesting idea, but it does not inspire confidence. And let me go on record to say, it does not inspire confidence that you will be able to place 290 lakh people under the ELI that you have described. It should not turn out to be another election jumla like your 2 crore jobs. Now look at the magnitude of the unemployment problem. Uttar Pradesh Police Department conducted an examination for 60,244 vacancies. 48 lakh persons applied and wrote that examination. It was cancelled a couple of days later. Air India wanted to fill 2,216 vacancies of handymen to do
diverse jobs like repair and maintenance. 25,000 people thronged Mumbai airport for a walk-in interview, and the police had been called to restore law and order. A private company in Gujarat sought to fill 5 positions. 1,000 persons barged into that company. Madhya Pradesh advertised 15 low-skilled government jobs. 11,000 applications were received. Among them were postgraduates, engineers, MBAs, and I'm sad to say, even one of them who had just written an examination to be a judge in the Madhya Pradesh High Court. The best illustration is by the Staff Selection Commission. There are staff selection commissions at the center and the states. Uttar Pradesh conducted an examination for 7,500 posts. 24,74,030 people applied for those jobs. And yet, the RBI, about 2-3 weeks ago, said, there is no jobs crisis in India. Exact words, no jobs crisis in India. Why didn't anyone from the minister or any officer stand up and say, we reject this statement? RBI is supposed to be cautious, conservative, and neutral. But you're cautious, you're conservative, and you're not neutral at all. Yes. I suggest, sir, that unemployment be taken seriously, and we will wait for the outcome of your ELI scheme. It is an interesting scheme. At the moment, I'm not impressed. I'm not convinced. The outcome alone will judge whether your intentions are good, whether you really want to tackle unemployment. Sir, the second broad subject is inflation. The Honorable Finance Minister, in paragraph 3 of her speech, dismissed the subject in 10 words. And I'm not exaggerating. Please go through the speech. Exactly 10 words. Is inflation such a trivial subject? You can deal with it casually and dismiss it in 10 words? WPI inflation is 3.4%. CPI inflation is 5.1%. Food inflation is 9.4%. This is data collected where you can collect data, mostly along towns and villages abutting the national highway, at best the state highway, at best the district highway. But go into the hinterland of India, go into the KBK districts of Odisha, go into the interiors of Dharmapuri or Ramanathapuram. The inflation is much higher than your 3.4% or 5.1% or 9.4%. And the chief economic advisor, who may be cautious, conservative, he has a degree of autonomy which no other officer of the government of India has, he said in his economic survey, quote, India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. It's been moving for the last 4 years. When will it arrive at the 4% target? Is inflation low? Is it stable? Is it moving towards the 4% target? If it is moving towards the 4% target, why has the RBI not revised downward the bank rate fixed in June 2023? Yes. This is the 13th month of a 6.5% bank rate. Bank rate is a good measure of where inflation is moving. If inflation is moving towards the 4% target, 4% is, the target is actually 4 plus or minus 2. It's not 4%. Assuming that 4% is the target, why is the RBI keeping the bank rate at 6.5% for the last 13 months? Why is the MPC, the Monetary Policy Committee, not willing to revise it downwards? And I think what the Chief Economic Advisor said in his economic survey is injury, and the Honorable Finance Minister dismissing the subject in 10 words is adding insult to injury. Inflation is a humiliating situation because every family is hit by inflation. I warned this government, you are taking inflation not so seriously. The last set of by-elections punished you. You will not agree. But I think the last set of by-elections were out of 13 seats, 10 seats were won by the India bloc. These are a punishment, a warning administered to you. And if you don't take inflation seriously,
you will be punished more. If you want to suffer the punishment, you're welcome to suffer the punishment. And in this situation, you claim that the growth was last year 8.2%. And this year it will be 6.5% to 7%. I'm not going into the macroeconomic analysis. Some of my colleagues will do that. I ask you, how do you arrive at this growth rate? You take the nominal growth rate and apply a deflator and arrive at the GDP. Sir, the House and you must know that the deflator that they have adopted for the manufacturing sector for last year is 1.7. When wholesale inflation is 3.4, when CPI inflation is 5.1, food inflation is 9.4, how do you adopt a deflator of 1.7? In fact, I want the Honorable Finance Minister to tell us what is the deflator you have adopted for manufacturing, industry, what is the deflator you have adopted for industry and for agriculture, and what is the deflator you have adopted for services. Nominal growth is measurable, but your GDP in real terms is simply by adopting a deflator. And if you adopt a deflator, which several knowledgeable economists and experts throughout the world have severely criticized for the last 3 or 4 years, you will arrive at this rosy picture. You will adopt a deflator less than 1.7, you would not have arrived at 8.2, you would have arrived at 9.2. You adopt a deflator of 0.5, you will even cross 10%. So please tell us, what is the deflators you are adopting? Why are you adopting? And tell us what is the nominal growth rate and how do you arrive at these growth rates? These growth rates cannot be seen, but these growth rates can be felt by the people. Please, anyone moving around the people will know. The growth rate can be felt by the people. When there is impressive growth, when there is more goods and services, when prices are affordable, when there is money floating around in the market, when your pockets are jingling with coins or currency notes, you get the feeling that things are going all right in this country. Do you get that feeling? I travel at least 500,000 kilometers every month by road. I don't get that feeling. Does any honorable member from his constituency or state get the feeling that the people tell him, things are very good, please go and tell the Prime Minister in Delhi, things are very good, we are very happy? Does anyone get that feeling? Sir, the third subject is wages. Now, this is a serious matter. The Honorable Finance Minister said, I have given relief. Who has she given relief to? I don't grudge the relief. She has given relief, but who? In 22-23, the last figure I was able to access, the number of taxpayers is 7.4 crore. It may have increased to 8.5 crore. Out of that, 65% have zero tax liability. They file a return, but no tax. Assuming that the 60% remains constant, of say 8 crore or 9 crore taxpayers today, 5.5 to 6 crore will be zero tax liability. You have given relief to people who move to the new tax regime. The new tax regime, I've seen various calculations. Each paper has got a calculation. I have a chartered accountant who's given me a calculation from Gujarat, and he is very knowledgeable. He says that the relief given is between 9,651 rupees to 17,651 rupees. To whom? To this 2 to 3 crore people. India does not consist only of these 2 to 3 crore people. There are 142 crore in this country. Out of 142 crore, let's assume you have given relief to 2 to 3 crore people. What about the rest? Do you know the conditions of the rest? Your household consumption expenditure survey of the government of India counted that the bottom 50%, have 3% of the national wealth, 13% of the national income, and the monthly consumption in rural areas of the family is 3,094 rupees. Multiplied by 12, you will arrive at about 37,000 rupees a year.
In urban areas, it's 4,963 rupees. Multiplied by 12, you get 60,000 rupees. So we have 50% of the population, monthly consumption expenditure, 50% is 71 crore, have a monthly consumption expenditure of between 36,000 rupees to 50,000 rupees. Are they rich or poor? This is the bottom 50, below the median. You go down to the bottom 20, go down to the bottom 10, they are even poorer. What is the relief for them? And the Niti Aayog chief executive officer says, India has virtually abolished poverty. Poverty cannot be more than 5%. Poverty cannot be more than 5% when you're talking about 71 crore people. 71 crore people, thankfully, is not 5%. Then India's population will be 1,400 crore. India's population is 142 crore. One half is 71. We are below the 171 crore. They are below the median, and this is the median income. Sir, I asked the Honorable Finance Minister, what is the relief given to them? Do you know that most of them are daily labor, 30 crore daily labor in this country. The others are irregular jobs. The regular jobs are only for about 17 to 25% of this country. All the rest are in irregular jobs or in daily labor. What is the relief given to them? In the World Hunger Index of 125 countries, we are 111. You may not accept the World Hunger Index, but the action that the government has taken, namely giving free food grain to 81 crore people, is a tacit admission that on the hunger index, we are very, very low. Forget the hunger index. 81 crore people, your own action shows that people cannot afford food. So, my last subject is federalism. What do we see around this country? All India service officers defy the directions and orders of the Council of Ministers of an elected government in Delhi. Funds are withheld from Kerala and West Bengal on one pretext or other. Borrowing limits of non-BJP states governments have been slashed. Tamil Nadu has been denied disaster relief assistance. I ask, why does the UPSC have to play a role in the appointment of the DGP of the state? Why should a state government not appoint the Vice Chancellor of state universities? And how did this government treat Andhra Pradesh and Bihar and Odisha before April? The same demand is there. The same Andhra Pradesh Reorganization Act is there. It was there. The Chief Minister was a different person. The same act, for 10 years, how did you treat them? For 10 years, how did you treat Bihar? When a leader wears one cap, you treat him one way. When he changes that cap and he wears another cap, you treat him another way. I don't grudge at all you're giving relief to Andhra Pradesh or Bihar. But what about the other states? We are a federal country. This is the death knell of federalism. If you pick and choose among states, you are the Union of India. You are the union government. You are the government of all the states. You cannot pick and choose one state and deny relief to another state. Sir, finally, I thought the Honorable Finance Minister loved Tamil. I missed her quotes from either Thiruvalluvar or any other classic literature. Maybe she didn't have time to quote from a classic poet in Telugu or in Bhojpuri. Maybe she will in course of time. I want her to remember that she was born in Madurai. She had a schooling in Viluppuram, and she had a college in Tiruchirappalli. And it is very painful, as the Chief Minister of Tamil Nadu pointed out, that not in one place in her 60-page speech did she mention the word Tamil Nadu or Tamil. I'm not saying mention only Tamil Nadu. Mention all states. Or mention all the states grouped together. How many times have you mentioned Bihar? How many times have you mentioned Andhra Pradesh? I have no grudge. But please remember that there are other states in India
Other states are people. Other states elect other governments. They vote against you. Please remember that. Finally, sir, I have 1 minute. I have 5 demands. 5 demands which I would urge the Honorable Finance Minister to copy from our manifesto. I demand this and I want answers. Respectfully, I ask the Honorable Minister to give us answers. If you don't answer this today or in the course of this session or subsequently, it is not as though these demands will die down. They will echo everywhere in India where the India bloc has a right to speak and write. First demand. We demand that a minimum wage of 400 rupees per day for every kind of employment. 2, we demand a legally guaranteed MSP. 3, we demand a write-off of the unpaid balance of interest or installment of educational loans given up to March 2024. 4, we demand the abolition, complete abolition of the Agnipath Agniveer scheme. And 5, we demand that NEET be scrapped, and if some states want to keep NEET, exempt all other states which don't want NEET. These 5 demands will echo not only in this chamber, it will echo throughout the country until you concede these demands. I demand that the Honorable Finance Minister reply to my demand that he should reply to this issue. Thank you.